नमस्कार, मेरा नाम है शकुन रघुवंशी और आप देख रहे हैं वाइट पेंट हिंदी। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपका साबका करवा रहे हैं जो शख्सियत खुद करने में यकीन रखती है। वो शख्सियत जो अगर मिट्टी को छू ले तो सोना बना दे। बहुत ज़्यादा ये तारीफ़ों की बात नहीं है, बात है अनुभव की। डॉक्टर सतीश कुमार फोगाट पब्लिक स्कूल के संस्थापक डायरेक्टर हैं। बिल्कुल भी समय न लेते हो आप और उनके बीच उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका नमस्कार, आपको स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद शकुन भाई। और आप तो वो शकुन हैं जिनसे मिलकर सुकून मिलता है, चैन मिलता है। आप बातें बहुत अच्छी करते हैं और सलीके से बातों को पेश करते हैं, तो मैं वाइट प्रिंट का बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, सब कुछ ना हम आप गुरुजनों से, सुधीजनों से, विद्वजनों से, आप लोगों से सीखा है। वरना सबको पता है कि आदमी जैसा आया वैसे ही जाएगा। कुछ न लेकर आता है न लेकर जाता है। आप सर शिक्षाविद हैं, मैंने देखा है आपको इस शिक्षा के क्षेत्र में। अभी हाल ही में एक बहुत बड़े संस्थान में भी आप मुख्य अतिथि बनकर गए थे। विजेता बच्चों को आप अवार्ड दिला रहे थे। मैं वहीं से बात करता हूँ, अगर आप सेम फील्ड में हैं और आप वहाँ अवार्ड दिला रहे हैं, आपका स्कूल भी वहाँ पार्टिसिपेंट है, बेशक आपके बच्चे तो जीते थे, लेकिन मैं कहता हूँ अगर बच्चे ना जीते और मुख्य अतिथि वहाँ पर आप हों और अवार्ड देना पड़ रहा हो, सर कैसा लगता है? देखिए, एक शिक्षाविद असल में वो शिक्षाविद होता है जिसके लिए इस देश का, हिंदुस्तान का हर बच्चा अपना होता है। हमारी स्कूल की सीमाओं बंद कर हमें शिक्षाविद नहीं रहना। हमें शिक्षा हर किसी को देनी है। हम एक विद्यालय चलाते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन जो तमाम विद्यालयों से आने वाले बच्चे हैं वो भी हमारे उतने ही प्रिय हैं और उनको भी हमें उतनी ही अच्छी बातें बतानी है जितनी हम अपने इस विकसित भारत देश के हर बच्चे को बताना चाहते हैं। लोगों को अजीब लग सकता है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरा एक सवाल ये रहता है, शिक्षा क्यों जरूरी है एक इंसान के लिए? शिक्षा से आता है इल्म, गुण, और गुण किसी भी व्यक्ति के अंदर होना बहुत लाजमी है। अगर उसके अंदर गुण कोई भी नहीं है तो वो उस पेड़ की तरह, उस वृक्ष की तरह है जिस पर कोई फल नहीं है। तो इस पर बड़ी सुंदर ये दो पंक्तियां कही गई हैं कि बिना इल्म के जो भी बशर रह गया, बिना फल के जैसे सजर रह गया। बहुत सुंदर। तो इसलिए इल्म आएगा कैसे? इल्म आएगा शिक्षा से। तो शिक्षा किसी को गुणवान बनाती है और गुणवान बनने के बाद वो धनवान बनता है और धनवान बनने के बाद वो देश की एक बड़ी पूंजी बनता है, इस भारत देश का एक विशेष नागरिक बनता है। आप कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को शिक्षा के माध्यम से इस देश को आगे बढ़ाने का, इस देश की संपदा बनने का प्रयास करना चाहिए। जरूर। तो आप मेरे ख्याल से 20 साल से स्कूल चला रहे हैं आप इस लाइन में। 2001 से हमारा विद्यालय चल रहा है, लगभग 25 वर्ष हमें हो गए। तो 2.5 दशक से हम इस फील्ड में लगातार काम कर रहे हैं। मैं देखता हूं सर कि एक शिक्षाविद जो होता है, एक अध्यापक होता है, उसके क्षेत्र में, अपने इलाके में बहुत एक अलहदा किस्म की इज्जत होती है। उसको मास्टर जी बोलते हैं लोग, गांव में मास साहब बोलते हैं। और मैंने देखा है बड़े उम्र दराज लोग भी उनके लिए खाट और मुंडे छोड़ के खड़े हो जाते हैं। तो कैसा लगता है सर ये आपको? देखिए, ये जो इज्जत है ये मिलती है क्योंकि गुरु बच्चों को शिक्षित करता है और वो आदर का पात्र होता है। लेकिन आज के इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड में काफ़ी हद तक गुरुओं की इज्जत करने में और होने में कमी आई है। उसके पीछे कहीं ना कहीं ह्रास हुआ है नैतिक मूल्यों का। आज विद्यार्थियों के और बच्चों के मन में गुरु के प्रति उतना आदर भाव नहीं है जितना पहले के ज़माने में हुआ करता था। उसमें बच्चे ही दोषी नहीं है, बल्कि कहीं हद तक हमारे शिक्षक गण भी दोषी हैं कि उनके अंदर भी अब वो भाव और वो बात पहले जैसे गुरुओं जैसी नहीं रही। अब वो भी लगभग कमर्शलाइज हो गए और मेटलिस्टिक हो गए, पैसा ही उनके केंद्र में हो गया। बच्चों को गुणवान बनाना, उनके लिए सोचना और दिल से उनके लिए मेहनत करना जैसी चीज़ों से वो दूर हो रहे हैं। सिर्फ जो है अपना कर्म करना और उसके बदले पैसे लेने तक वो सीमित हो गए। भावना शून्यता की तरफ वो जा रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं उनके सम्मान में कमी भी आई है। तो हम मान के चल सकते हैं कि न केवल टीचिंग में बल्कि सभी प्रोफेशन के साथ ऐसा हो रहा होगा। हाँ, भावनाओं में हमें रहना होगा
और भावनाओं के साथ जुड़कर हम काम करेंगे, दिल से और मन से शिद्दत से काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर हमें सर आँखों पर बिठाया जाएगा। तो जब आप अपने स्कूल में, अपने संस्थान में किसी शिक्षक का चयन करते हैं, उसको ये सेवा का बहुत महती अवसर उसे प्रदान करते हैं, तब आप क्या देखते हैं उसमें, या उस पर लगातार इस विषय पे काम करते हैं? नहीं, मैं उस पर काम ये करता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ आपको सिलेबस तो कराना ही है, जो पाठ्यक्रम है वो पढ़ाना है, वो ठीक है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा आपको इनके अंदर मॉरल वैल्यूज इनकलकेट करनी है, मॉरल वैल्यूज और एटिकेट्स पर विशेष फोकस करना है, क्योंकि ये चीज़ें रहेंगी तो शिक्षा का मूल्य है। क्योंकि विदाउट मॉरल एजुकेशन एंड एटिकेट्स शिक्षा का कोई कीमत नहीं है। एजुकेशन विद मॉरल वैल्यूज एंड एटिकेट्स अगर है तो वो सही मायने में असली शिक्षा है। और असली शिक्षा क्या है? द ट्रू मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर देना ही शिक्षा का असली मीनिंग है। और संपूर्ण विकास उसका तब होगा जब वो केवल एकेडमिक्स में ही नहीं, सामाजिक तौर पर, नैतिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, हर तौर पर मजबूत होगा, जीवन जिंदगी के हर पहलू को छुएगा। और वो चीज़ें टीचर के विचार शक्ति से आती हैं। इसलिए मैंने ये भी कह रखा है कि पीरियड अगर 40 मिनट का है तो 10 मिनट आप जनरल बातचीत में लगाइए। इस तरह का माहौल तैयार कीजिए, बच्चों से बात करिए, दिल से दिल को जोड़िए और ऐसी बात करके उनके मन और दिल में उतरिए कि वो कहीं ना कहीं आपकी बात से प्रभावित हों और अपने जीवन में वो चीज़ें उतारें। अध्यात्म से याद आया सर, आपके यहाँ पर यज्ञशाला भी है, यज्ञ भी होते हैं, आपके यहाँ उर्दू भी एक सब्जेक्ट है, तो ये कैसे करके आप इसको एडजस्ट? देखिए, उर्दू तो एक तहजीब की और सलीके की भाषा है। ये उर्दू ज़बान है जो हम बोलते हैं, कानों में मिश्री सा रस घोलते हैं और बहुत आफतों से बचे रहते हैं वो जो सुनते ज़्यादा हैं कम बोलते हैं। तो ये उर्दू ज़बान है, ये बहुत ही सलीके की और बहुत ही रस की भाषा है और बड़ी तहजीब की भाषा है। और लैंग्वेज कोई भी हो वो हमें सीखनी चाहिए, संस्कृत हो, उर्दू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, तो मल्टी डायमेंशनल तौर पर हमारा विकास होगा और हर भाषा में हम पारंगत रहेंगे। 8वीं क्लास तक कंपलसरी तौर पर हमने संस्कृत को मजबूत कर रखा है। बहुत सारे स्कूल आज भी फरीदाबाद के अंदर ऐसे हैं जो संस्कृत को जिन्होंने हटा रखा, लेकिन हमने संस्कृत कंपलसरी तौर पर लागू किया कर रखा है कि हर हाल में हर बच्चे को संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। संस्कृत एक सुभाषितनी भाषा है, एक अच्छी भाषा है, उसके श्लोकों में बहुत सारा ज्ञान छुपा हुआ है, एक अच्छी तहरीर है उनके अंदर, एक अच्छी बातें हैं संस्कृत के अंदर, एक अच्छी भाषा है। और हमारी देवनागरी लिपि हिंदी और संस्कृत की एक जैसी ही है और लगभग दोनों भाषाएं एक जैसी हैं। तो कहीं ना कहीं हमें संस्कृति की तरफ लेके जाती है और संस्कृति में जीवित रहने के लिए तैयार करती है। तो वो भाषा भी हमने विशेष तौर पर लगा रखी है। हिंदी तो है ही है और इंग्लिश का तो जमाना हो ही गया, लोग इंग्लिश की तरफ ज़्यादा लालायित है, क्योंकि इंग्लिश इज़ द वर्ल्ड वाइड फिनोमिना ऑफ द, इस देश का वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है इंग्लिश। पूरे मुल्क में ही नहीं, पूरे मतलब संसार व्यापी इसकी पहचान है इंग्लिश की। इसलिए वो सीखना ज़रूरी है, इसलिए उसकी तरफ जोर भी ज़्यादा है बच्चों का। और हमारी भी कोशिश है कि बच्चों को उसमें पारंगत किया जाए। आप चाहते हैं कनेक्टिंग लैंग्वेज है, दुनिया में कहीं भी जाए तो उनको कोई ज़्यादा दिक्कत ना है। और भाषा तो आप, मैं कह सकता हूँ आप भी बहुत अच्छी प्रयोग करते हैं। हिंदी का बहुत अच्छा तर्जुमा करते हैं, उर्दू का बहुत अच्छा तर्जुमा करते हैं, आप इंग्लिश का बहुत बेहतरीन उपयोग कर रहे हैं। मैं अगर ये जानना चाहूँ कि आपका जो स्कूल है, मैं भी इसकी ग्रोइंग देख रहा हूँ, शायद इस क्षेत्र की, आप, मैं गलत हूँ तो करेक्ट कर दीजिएगा, पहली अटल टिंकरिंग लैब आपके यहाँ पर आई, उससे क्या बदलाव आया इसको? देखिए, अटल टिंकरिंग लैब एक वो फिनोमिना है जो बच्चे को 9वीं क्लास से ही IIT में जाने की प्रेरणा देता है और साइंस का टेम्परामेंट डेवलप करता है, साइंसदान बनाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाता है। वैज्ञानिक उनका जो अप्रोच है, साइंटिफिक अप्रोच है, उनकी माइंड की बढ़े, उसकी तरफ मजबूती से उनको तैयार करता है। अटल टिंकरिंग लैब अटल इनोवेशन मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट है और सौभाग्य से वो हमारे विद्यालय को मिला और बखूबी हम उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और बहुत सारे जो है ना 3D प्रिंटर्स और ड्रोन और उस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करके हम बच्चों को छोटे स्तर से ही सिखा रहे हैं, बता रहे हैं और उनके दिमाग को वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाकर विज्ञान की तरफ उत्सुक कर रहे हैं। अब जैसे जैसे AI का दौर बढ़ रहा है, AI पे लोगों की जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ रही है, तमाम जो क्रिएटिव वर्क्स हैं वो AI से आसानी से चुटकियों में हो जा रहे हैं, बात चल रही है कि मौलिकता कहीं पीछे रह जाएगी। आपका इस बारे में क्या अपना ओपिनियन है?
देखिए, दौर है, जमाना है, बदलाव है, और हर युग में, हर इरा में कुछ ना कुछ बदलाव आए हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है जो हमें रास्ता नहीं पूछने देती किसी को। पहले हम जगह जगह चौराहे पर रुक कर पूछते थे, शकुन जी घर जाना है जी, ये तुलाराम चौक किधर पड़ेगा जी, अजी इधर चले जाओ, राइट हो जाओ। हाँ, आज कोई किसी को कुछ नहीं पूछता, एक झटके में लोकेशन मंगाता है, लोकेशन डालता है, ऑन करता है, सीधा गाड़ी वहाँ ड्राइव करके चला पहुँच जाता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल ये सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आज हमें घरों को ढूंढने में, जगहों पे जाने में आसान हो गया ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो आज की ज़रूरत है, और वो काफ़ी हद तक हमारे लिए एक सौगात बनकर आई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर, आप डायरेक्टर हैं, प्रमोटर हैं इस स्कूल के, तो आपका अपना प्रिय सब्जेक्ट क्या है? मेरा प्रिय सब्जेक्ट है नैतिकता। नैतिकता, नैतिकता है तो हम हैं, वरना हम कितने भी धनवान हो जाएं, कितने भी हम रिच हो जाएं और कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर नैतिकता हमारे अंदर नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। नैतिकता पर मेरा विशेष जोर रहता है, क्योंकि बिना नैतिकता की जो शिक्षा, वो शिक्षा नहीं है। तो स्कूल में कोई पीरियड है इसके लिए, कोई टीचर नियुक्त है? पीरियड यही है कि हर टीचर को हर हाल में 10 मिनट जनरल टॉपिक्स पर, बड़े बूढ़ों की इज्जत पर, माता पिता के प्रति श्रद्धा पर, गुरुओं के प्रति आदर पर, इस देश के प्रति, इस सरजमी से मोहब्बत के लिए, उन सैनिकों से आदर भाव के लिए जिन सैनिकों ने इस देश के लिए अपना कुर्बान किया, वो तमाम बातें, भाई बहन के रिश्ते पर, माँ बाप के प्रति जिम्मेदारियों पर, कर्तव्यों पर हमें बात करनी है, और संजीदा व्यक्तित्व हमें बनाना है। पैसे की मशीन नहीं बनाना बच्चों को, हमें किताबी कीड़ा नहीं बनाना, हमें उनको एक अच्छा इंसान बनाना है। अच्छा इंसान तभी बनेगा जब उसके अंदर नैतिकता होगी, नैतिकता का प्रवाह करना है। ये मेन और मुख्य कोर सब्जेक्ट हमारे विद्यालय का है, और हमारे विद्यालय की मेन जो टैगलाइन है वो है ये, एजुकेशन विद मॉरल वैल्यूज एंड एटिकेट्स। एजुकेशन तो देनी है, लेकिन एजुकेशन मॉरल वैल्यूज के साथ, नैतिक मूल्यों के साथ और सलीके के साथ देनी है। अगर बच्चे को सलीका ही नहीं आया, तो नैतिकता ही नहीं आई, वो पढ़ लिख कर विदेश चला गया, माँ बाप को बुढ़ापे में अपने आप जीने के लिए और दुख दर्द में जीने के लिए छोड़ गया, तो वो शिक्षा नहीं है। मैं देखता हूँ कि आप शिक्षा को लेकर, मतलब मुझे लगता है कि आपका वो प्यारा सगल है, सबसे प्यारा सगल है। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए आपको ब्रिटिश की संसद में आपको अवार्ड मिलता है, आप डॉक्टरेट लेते हैं, आपके बच्चे कभी मॉरिशस जाते हैं, कभी हांगकांग जाते हैं, आप देश में कभी मुंबई ले जा रहे हैं, कभी गुजरात ले जा रहे हैं। आप भी बहुत ज़्यादा, ये एजुकेशनल टूर आपके स्कूल का एक मुख्य एजेंडा मैं देखता हूँ, उसका पीछे रीजन क्या है? ये वही है कि इनके जो सोचने की सीमाएं हैं उनको बढ़ाना है, एक्सपोजर इनको बहुत बेहतर देना है। वो एक्सपोजर हम इन्हें दूर दूर भेजकर विभिन्न संस्कृतियों से, खान पान, पोशाकों से, जलवायु से संपर्क करा के इनके मस्तिष्क को, माइंड को हम बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं कि इनका एक्सट्रोवर्ट हो जाएं ये बच्चे, इनोवर्ट ना रहें, बाहर की दुनिया को देखें, जानें और अपने गोल और एम सेट करें। कुएं के मेंढक बनकर ना रहें, दुनिया को देखें, फिर अपने आप को देखें, फिर सोचें कि मैं कहाँ हूँ, ये कहाँ है, ये कैसे कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा, मैं क्यों नहीं कर सकता। ये विचार कैसे आएंगे? बिल्कुल, ये विचार आए उनके अंदर, जनरेट हों, और वो जनरेट होने के लिए ही हम उनको नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल एक्सपोजर देते हैं। और ये यूनिक फीचर हमारे विद्यालय का है, शायद कोई विद्यालय ऐसा नहीं करता। और हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन में सम्मानित इसलिए नहीं किया गया कि हम स्कूल चला रहे हैं, स्कूल दुनिया चला रही है, हजारों लोग स्कूल चला रहे हैं। इस फरीदाबाद में सैकड़ों स्कूल हैं। स्कूल का फीचर ये है कि एक ऐसा विद्यालय विच इज द मोस्ट अफोर्डेबल स्कूल ऑफ द एरिया, एक ऐसा विद्यालय जिसके अंदर तमाम सुविधाएं और तमाम वो बातें हैं जो एक विद्यालय में होनी चाहिए और बहुत लो कॉस्ट पर हैं। इन्हीं चीजों को और तमाम विद्यालय दे नहीं रहे हैं, या दे रहे हैं तो कई गुना ज्यादा पैसे लेकर दे रहे हैं। तो खूबी ये है कि बात भी अच्छी है और बहुत किफायती है।
इसलिए फोगाट स्कूल सिरमौर है, इसीलिए उसका मान है, सम्मान है, ब्रिटिश की पार्लियामेंट में उसको सम्मान मिला। इस बात के लिए मिला कि फोगाट पब्लिक स्कूल इज द मोस्ट अफोर्डेबल स्कूल ऑफ इंडिया, एक ऐसा विद्यालय जो गरीब बस्ती के लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को, लोअर देन मिडिल और लगभग मिडिल क्लास के आसपास के लोगों को, जिनके बेचारों की बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं है, उनके बच्चों को शिक्षित कर रहा है और सारी वो चीज़ें दे रहा है जो एक विद्यालय को देनी चाहिए, और बहुत मामूली चार्ज लेकर दे रहा है। दैट इज द मेन फीचर, अफोर्डेबल एजुकेशन नियर यू। बस। और आपने इस बात को लोगों तक पहुंचने के लिए आपने एक और नए स्कूल की भी कोई प्लानिंग करी है? हाँ, प्लानिंग है कि विस्तार हो, प्रसार हो, प्रचार हो, एक से अनेक विद्यालय हमारे हों, ऐसा मिशन लेकर चल रहे हैं। ईश्वर करेगा, अल्लाह करेगा, सब लोगों की आपकी दुआएं रहेंगी तो ये सपना संभव हो। अच्छा, मैं देखता हूँ कि अभी सरकार की तरफ से भी कुछ एजुकेशन के क्षेत्र में बदलाव की बयार आई, उसको चाहे आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से देखें या विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ स्कूल्स के टाई अप भी बढ़े हैं। मैं पहली बार देख रहा हूँ पिछले कुछ वर्षों में कि स्कूल्स भी राइवलरी होने के बावजूद एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन के तहत एक मंच पर आ रहे हैं। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 काफ़ी दिन बाद इन्फोर्स हुई। उसमें मेन जो एम्फेसिस है वो इस बात पर है कि जो एजुकेशन है वो प्रैक्टिकल बेस्ड हो और टेक्निकल और स्किल बेस्ड एजुकेशन हो। हमारे बच्चे स्किलफुल बने। जब स्किल्ड रहेंगे तो वो अपना काम कर सकते हैं और उनकी आराम से रोजगार भी मिल सकता है, बेरोजगारी काफ़ी हद तक दूर होगी। तो इस मेन जो है ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी बीजेपी सरकार ने ये इन्फोर्स की है ये पॉलिसी, और ये बहुत ही अच्छी एजुकेशन पॉलिसी है। लेकिन अभी इसको हम धरातल पर लाने में थोड़ा वक्त लग रहा है। धीरे धीरे चीज़ें आ रही हैं और धीरे धीरे ये पूरी तरह से आत्मसात हो जाएगी सभी स्कूलों में और सभी शिक्षा के सिस्टम में। तो ये एक अच्छी पॉलिसी ये आई है। लोग जानना चाहते हैं कि जो शिक्षाविद इतना गुणवान है, इतना चिंतित है हमारे बच्चों को पढ़ाने आगे बढ़ाने के लिए, उसकी अपनी ज़िंदगी कैसी है? आप बताइए, आप कहाँ पैदा हुए, पिताजी क्या करते हैं, वो वहाँ का माहौल क्या था? गांव की आबो हवा में, ग्रामीण अंचल में सन 1974 में डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव के सोहना तहसील के गांव घेंगवाला में मेरा जन्म हुआ। किसान परिवार में जन्म हुआ, एक बहुत ही आर्थिक तंगी झेली, मुफलिसी का जीवन जिया और संघर्षपूर्ण रहते हुए शिक्षा प्रदान की, हासिल की। उसके बाद विभिन्न नौकरियां की, विद्यालय की स्थापना की। विद्यालय की स्थापना भी एक विशेष मकसद के साथ की कि एक अच्छे बच्चों की खेप हम तैयार करके स्कूल से निकालें। कई सरकारी नौकरियां छोड़ी आपने? हाँ जी, हाँ जी। तो बस ऐसा कुछ करने का जुनून था और वो सब पूरा भी हो रहा है। कुछ और मकसद हैं अभी ज़िंदगी के, वो भी पूरे करने हैं। आप सबका सहयोग साथ रहेगा, ईश्वर की अनुकंपा रहेगी, रहमत रहेगी ईश्वर की, तो हमारी मेहनत है वो चलती रहेगी और वो सब चीज़ें हासिल हो जाएंगी। ऐसा। अच्छा, वो क्या था जो आपने चंडीगढ़ के सारे अखबारों के मास्ट हेड पे आपका नाम और नंबर छप गया था? और वो भी एक शुगल था, एक शौक था कि गाड़ी का नंबर 1 लेना है, चंडीगढ़ से लेना है, बेटे की भी इच्छा थी। तो असल में क्या है, ये जो दुनिया है ये बड़ी जालिम दुनिया है और ये दिखावे की दुनिया है। हम अगर सादगी में रहते हैं तो लोग हमें कंसिडर नहीं करते। दिखावा पसंद लोग इस देश दुनिया में ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं हमें चाहते हुए ना चाहते हुए भी कुछ मेटलिस्टिक वर्ल्ड के हिसाब की चीज़ें अपने पास रखनी पड़ती हैं। इसलिए नहीं कि हम उनके प्रति बहुत लालायित हैं या हम चाहते हैं ऐसा हो। और देखो, पैसा भी खर्च हुआ, 1 नंबर हमने हासिल किया, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं महंगे फ़ोन रखना, महंगी गाड़ियाँ रखना, महंगे नंबर रखना, लाइफस्टाइल उस तरह के रखना, ये सब चीज़ें आज डिमांडेड है। वरना आपको हल्का आंक लिया जाएगा और आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, और कंसिडर ही नहीं किया जाएगा आपको इज्जत भी नहीं मिलेगी और सब चीज़ें आपको उस तरह से नहीं मिल पाएंगी।
आप कहीं ना कहीं अपने आप को इस तरह स्थापित करोगे, दिखाओगे, तो आपको लोग गुणवान मान के, धनवान मानते हुए गुणवान मानेंगे। केवल आप गुणवान है, धनवान नहीं, तो आपको गुणों को कोई कदर नहीं करेगा। तो यह शास्त्री वित्तम सैनर कुलीन है, यह शास्त्री वित्तम सैनर कुलीन है। जिसके पास वित्त है वो कुलीन वर्ग में पैदा हुआ माना जाएगा जी। तो इसमें बड़े गुण हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा इस पर रहती है, तो वो भी करना और उसको एक्सपोज करना भी लाजमी होता है। इसलिए मैं कदम से कदम मिलाकर जमाने की नीयत के साथ और उनके टेम्परामेंट को देखते हुए भी जीता हूँ, इसलिए ये सब चीज़ें भी लेके चलता हूँ। आपने ऐसा कहते हुए भी लोगों को संदेश दे दिया कि भाई आप आगे की तरफ बढ़ें, धनवान भी बने, वो गुणवान भी बने। अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अलसस्य कुतः विद्या, विद्यश्च कुतः धनम, धनश्च कुतः मित्रम, मित्रश्च कुतः सुखम। मित्र भी उसी के बनेंगे जिसके पास धन होगा, और धन उसके पास होगा जिसके पास विद्या होगी, और विद्या उसको मिलेगी जो आलसी नहीं होगा। आलस छोड़ो, विद्या प्राप्त करो, विद्या प्राप्त करके धन अर्जन करो, और धन अर्जन करके धनवान बनो, तो फिर बहुत सारे मित्र आपके बनेंगे, और जब मित्र बनेंगे तो आपको सुख ही सुख मिलेगा, चारों तरफ आपकी वाहवाही भी रहेगी, और आपका एक जो जिंदगी का जो स्टाइल और सिस्टम वो बदल जाएगा। इसलिए आप आलस छोड़कर वहां तक पहुंचे। ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये कैसे लोगों को मित्र बनाए? ये स्टूडेंट मित्र बनाने से नहीं, अपने आप को, अगर मुझे किसी धनवान व्यक्ति को अपना मित्र बनाना है तो मुझे पहले धनवान बनना होगा। मुझे अगर किसी बुद्धिमान व्यक्ति से यारी करनी है तो मुझे खुद बुद्धिमान होना होगा। असल में मित्रता बराबर के लोगों में अपने आप ही हो जाती है। वैसे लोग हमें मित्र बनाने हैं तो पहले हमें उस तरह की फंक्शनिंग करके उस तरह का बनना होगा। अगर मैं महागरीब हूं और मैं चाहूं मैं किसी अमीर आदमी से मेरा आना जाना उठना बैठना हो, तो बनेगा नहीं, वो मेरे को कंसिडर नहीं करेगा, मुझे उसको लायक नहीं समझेगा। मुझे, अगर मैं चाहता हूं कि राजनीतिक आदमी मुझे अपना मतलब भाव दे और सिस्टम दे, तो मुझे भी राजनीति में आना होगा, राजनीति लेवल लगाना होगा, तो वो एक अलग श्रेणी बन जाएगी, फिर उस तरह के लोगों से जुड़ जाएंगे। तो कुल मिला के क्या है कि मित्र हम कैसे बनाए कैसे नहीं बनाए, ये हमारी अपनी वो है। क्लास के अंदर एक बच्चा बहुत शरारती होता है, एक कहीं दूर से बच्चा आता है वो भी शरारती है, तो अपने आप ही उनकी पैचअप हो जाते हैं और वो एक बेंच पर बैठना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी जो माइंड सेट है और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है सोचने की समझने वो मैच कर जाती है। एक होशियार बच्चे के साथ दोस्ती कर लेता है। तो विचारों की एक सबसे बड़ी एकता होती है, उसके विचार एक जैसे होंगे वो अपने आप एक हो जाते हैं। तो इतनी शानदार बात हो रही है हमारी डॉक्टर सतीश कुमार फोगाट जी से। वो कह रहे हैं कि जो जिसके लायक होता है वो उस तरफ अपने आप पहुंच जाता है, लेकिन अगर आपको किसी तरफ जाना है तो उसके लायक खुद बनना होगा, क्योंकि दूसरे की लायकी को देखकर आप अगर प्रयास नहीं करते हैं, लालच तो कर सकते हैं लेकिन उसके साथ नहीं हो सकते। बहुत मुद्दे की बात है, हमने बहुत सारे मुद्दों को छूने की कोशिश की उनके साथ। आपको कैसी लगी ये बातचीत ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे वाइट प्रिंट, मैं हूं शकुन रघुवंशी। सर, आपने हमसे बात की, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरे अपने निजी अनुभव थे, जो भी कहें, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति इस बात से ताल्लुक़ और तारुफ रखता हो और इत्तेफाक रखता हो और वो इनसे सहमत हो, लेकिन ये मेरे निजी विचार थे जो मैंने पेश किए, और किसी को इन विचारों से कहीं कोई आहत हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपका बहुत बहुत